शहर कराची की रौनक आज भी हमेशा जैसी थी। इस शहर के एक छोटे से इलाके में एक घर इब्राहिम साहब का भी था। आज इस घर में सफ़े मातम बिछी हुई थी। इब्राहिम साहब को इस दुनिया से गए आज दूसरा दिन था। चैन में मोहल्ले की औरतें बैठी हुई थी जो कि कुरान पाक पढ़ रही थी, जबकि अंदर कमरे में नैना अपनी छोटी बहन के सराहने बैठी नम आंखों से उसे देख रही थी। तानिया, देखो बाबा भी हमें छोड़कर चले गए, तुम तो मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज। अपनी आंखें खोलो। नैना उसका हाथ थामे मुसलसल उसे जगाने की कोशिश कर रही थी, जिसने अपने बाप के जाने का कुछ ज्यादा ही गहरा सदमा ले लिया था कि वो होश में नहीं आ रही थी। नैना बेटा, तुमने कल से कुछ नहीं खाया है, उठो और कुछ खा लो। तुम ठीक होगी तभी तो तानिया का ख्याल रखोगी। शाइस्ता आंटी की बात पर उसने ना में सर हिलाया। उसे कुछ भी नहीं खाया जाएगा। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? शाइस्ता आंटी बाबा हमें छोड़ गए। उन्हें पता था हमारे पास अम्मी नहीं है, या हमारी माँ और बाप दोनों थे। और देखें वही यूं अचानक हमें छोड़कर चले गए। और अब तानिया को देखें, ये मेरी कोई बात नहीं सुनती। देखें उठ ही नहीं रही। हौसला करो बेटी, शायद किस्मत को यही मंजूर था। तुम्हें हौसला करना पड़ेगा। तुम्हारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है जो तुम दोनों को अपने पास रखे। हम मोहल्लेदार एक हद तक तुम लोगों का ख्याल रखेंगे, लेकिन हमेशा हम भी नहीं रख सकते। तुम बड़ी हो, तुम्हें ही तानिया को संभालना है। इब्राहिम साहब और उनकी बीवी ने पसंद की शादी की थी। इब्राहिम साहब ने सबके खिलाफ जाकर ये शादी की थी। वो इस शादी से खुश थे। उनकी दो बेटियां थी, लेकिन फिर एक मुजी मर्द में मुब्तला होकर उनकी बीवी इस दारूखाने से कूच कर गई। इब्राहिम साहब के सर पर अपनी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी आ गई। बिना दूसरी शादी का सोचे वो अपनी दोनों बेटियों के लिए माँ और बाप दोनों बन गए। मगर फिर अचानक एक सुबह वो ऑफिस गए और वापसी पर उनकी लाश आई। उनके घर में सफ़ेद मातम बिछ गया था। तानिया बार बार बेहोश हो रही थी। नैना को समझ नहीं आ रहा था कि वो घर को संभाले या तानिया को। रिश्तेदार उनके कोई थे ही नहीं। इस मोहल्ले वाले थे जो मुश्किल घड़ी में उन दोनों बहनों के साथ खड़े थे। मगर नैना ने खुद को मजबूत रखा। उसे ही अपना और अपनी बहन का ख्याल रखना चाहिए, कुछ भी हो जाए। आज का दिन उसके लिए बहुत मुश्किल था। तानिया की तबीयत थोड़ी बेहतर थी, मगर वह मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं थी। घर में राशन खत्म होने को था। ऐसे में उसे नौकरी करनी थी, लेकिन मामूली तालीम के साथ उसे कोई नौकरी नहीं दे सकता था। तानिया मेरा बच्चा, आप अभी बाहर जा रही हैं, अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? मैं जल्द वापस आने की कोशिश करूंगी। तानिया उससे 3 साल छोटी थी। वो भी स्कूल में ही थी। उसके स्कूल की फीस, उसके ट्यूशन की फीस, उस घर के बिल, ये सब अकेले नैना को ही देखने थे। तानिया को पड़ोसन आंटी के हवाले करके वो सर पर चादर ओढ़े बाहर निकल आई थी। तालीम के नाम पर उसने महज इंटर किया था। इससे पहले वो आगे एडमिशन लेती। इसके बाबा दुनिया से चले गए। पूरा दिन वो कई जगहों पर नौकरी के लिए गई, मगर हर जगह से नाकामी का ही सामना हुआ। कोई उसे नौकरी पर रखने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि फैक्ट्री में एक मामूली वर्कर के तौर पर भी उसके लिए कोई जगह नहीं थी। वो थक गई थी। एक लम्हे को ख्याल आया कि वो मौत को गले लगा ले, मगर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। थकी हारी वो घर में दाखिल हुई तो सामने ही उसकी कॉलेज की दोस्त उसके सामने बैठी थी। निदा, तुम यहाँ? उसे हैरत हुई। नैना। रिदा ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया। कैसी हो? इतना कुछ हो गया, मुझे पता भी नहीं चल सका। जैसे ही पता चला मैं फौरन आ गई। मुझे खुद भी नहीं पता कि ये कैसे हुआ और क्यों हो गया। मेरे पास तो कोई रास्ता भी नहीं, न जॉब है, न कोई दूसरा कमाने का जरिया। वो थक गई थी, इसलिए दोस्त का सहारा मिलते ही टूटकर बिखर गई। मैं शादर भाई से बात करती हूँ, मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। रिदा की बात पर उसने चौंक कर उसे देखा। रिदा एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। शाहजर बड़ा भाई था। नैना ने मुश्किल से उसे 2 से 3 बार देखा था। नैना को वो बहुत सुलझा हुआ, समझदार और शरीफ लगा था। क्या तुम्हारे भाई मेरी मदद करेंगे? बिल्कुल, वो मेरी कोई बात नहीं टालते। तुम देखना, मैं उनसे बात करूंगी तो ज़रूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो। वो उसे दिलासा दे रही थी। नैना के लिए वो एक उम्मीद की किरण थी। क्लब में उस वक्त तेज म्यूजिक बज रहा था। लड़के लड़कियां म्यूजिक पर थिरकते हुए एक दूसरे में मदहोश थे।
ایسے میں وہ کاؤنٹر پر بیٹھا بار بار گھڑی کی جانب دیکھ رہا تھا، جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ سبز آنکھوں میں ہلکی سی سرخی تھی، جب کچھ شاداب ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ ہلکی بیرڈ اور کڑے نقوش کے ساتھ وہ یہاں موجود ہر لڑکی کا دل دھڑکانے کا سبب بن رہا تھا۔ اسے ڈارلنگ الوینا نے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جس پر ناگواری سے اس کا ہاتھ چٹکتے اس نے الوینا کی کلائی سختی سے مروڑی۔ اپنے گندے ہاتھ مجھ سے دور رکھو، سمجھ آ رہی ہے؟ غصے سے کہتا وہ الوینا کو لمحے میں شرمندہ کر گیا تھا۔ ایم سوری شاہزر، کیا ہو گیا ہے؟ کیا میری کوئی بات بری لگی ہے؟ تمہاری بات بری لگنا تو دور کی بات، مجھے تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے بھی فرق نہیں پڑتا، اس لیے آئندہ میرے سامنے آنے سے گریز کرنا۔ اس قدر ذلت پر الوینا کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وہ شاہزر ملک تھا جو ایک بار کسی کو دیکھنے کے بعد دوبارہ اسے پلٹ کر دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ ٹھیک 15 منٹ بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ یقیناً وہ جس شخص کا انتظار کر رہا تھا وہ وقت پر نہیں پہنچ سکا تھا، اور شاہزر ملک کسی کا انتظار نہیں کیا کرتا تھا۔ آج جس شخص نے اس کو انتظار کروایا تھا، اتنا تو طے تھا کہ آج کے بعد وہ شخص شاہزر ملک سے کبھی رابطہ نہیں کر سکے گا۔ بھائی، وہ کچھ دیر پہلے ہی باہر سے آیا تھا جب ریتا اس کے روم میں داخل ہوئی۔ ابھی تک جاگ رہی ہو؟ سب خیریت ہے؟ بھائی، آپ سے فیور چاہیے تھا، آپ میری مدد کریں گے؟ کہو کیا کہنا ہے، کیا چاہیے؟ بیڈ پر بیٹھتے اس نے ریتا کو دیکھا۔ بھائی، میری بہت اچھی دوست ہے، اس کے بابا کی ابھی ڈیتھ ہو گئی ہے، مدر ہے نہیں اور کوئی ریلیٹیو بھی نہیں ہے، اسے جاب کی نیڈ ہے۔ میں نے اسے پرومس کیا ہے کہ میں آپ سے بات کروں گی، آپ اسے جاب دیں گے۔ تو جو تم صورتحال بتا رہی ہو اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ لڑکی اپر کلاس کی تو نہیں۔ آخر ریتا کب سے مڈل کلاس لڑکیوں سے دوستی کرنے لگی؟ بھائی، وہ ریتا کچھ کہتے کہتے رکی۔ تم نے ایک بار پھر اپنا کالج چینج کیا؟ وہ بھی ماں کو بتائے بغیر۔ میں صرف کچھ ٹائم کے لیے گئی تھی، وہاں میری ملاقات نینا سے ہو گئی، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ آپ تو جانتے ہیں مجھے ماما کی سننے میں کوئی دلچسپی نہیں، تمہاری ایک یہی عادت تو مجھے اچھی لگتی ہے کہ تمہیں تمہاری ماں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ شاہزر کی بات پر ریتا ہنس پڑی۔ چھوڑیے نا انہیں، آپ یہ بتائیے کہ آپ میری مدد کریں گے؟ آپ میری مدد کریں گے تو میں نینا کو آگے میسج کر دیتی ہوں، پلیز بھائی پلیز۔ ویسے تو میرے آفس میں کسی لڑکی کی ضرورت نہیں، لیکن تم کہہ رہی ہو تو بھیج دینا، اسے کل آفس میں دیکھتا ہوں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ بھی تمہاری طرح بمشکل انٹر پاس ہوگی، بمشکل اس کے پیچھے بہت اچھے مارکس آئے ہیں، پورے کالج میں سب سے زیادہ اسی کے مارکس ہیں، بہت قابل لڑکی ہے، آپ اسے ایسے کمتر نہیں سمجھ سکتے۔ دیکھ لیتے ہیں تمہاری اس قابل دوست کو، جاؤ سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، اسے کہتے وہ لائٹس آف کر گیا، جبکہ ریتا اسے دیکھ کر ہی رہ گئی۔ اگلا دن بہت روشن اور چمکدار تھا۔ نینا نے جلدی سے تانیہ کے ناشتہ بنایا، جو خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ آج کل اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، نہ جانے اسے ایسا کیا ہوا تھا، کچھ بھی کھاتی تو واپسی الٹی ہو جاتی۔ نینا اس کی طبیعت کو لے کر بہت پریشان تھی، ڈاکٹرز کو بھی دکھایا اس نے آس پاس کے، مگر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ تانیہ کو آج اسے شاہزر سے ملنے بھی جانا تھا، رات ہی ریتا نے اسے کال کر کے انفارم کیا تھا۔ تانیہ، میں کچھ دیر میں واپس آ جاؤں گی، اپنا خیال رکھنا۔ گڑیا آپی، آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ شش بری بات ہے، سوری کیوں کرنا؟ بالکل بھی سوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آرام کرو اور ٹائم پر میڈیسن لے لینا۔ اوکے جی، میں لے لوں گی۔ تانیہ نے فرمانبرداری سے سر ہلایا۔ نینا اسے پیار کرتے اپنی چادر لیے باہر آ گئی۔ تیز دھوپ اس کے سر پر پڑ رہی تھی، بس سفر طے کرتے وہ منزل تک پہنچی تھی، اور اب وہ شاہزر کے آفس کے سامنے کھڑی اس عالیشان عمارت کو دیکھ رہی تھی۔ ملک انڈسٹری اس ملک کی سب سے بڑی انڈسٹری تھی، اور شاہزر ملک ٹاپ 10 بزنس مینز میں سے ایک تھا۔ گہرا سانس بھر کر خود کو سکون دے کر اس نے اندر قدم بڑھایا اور ریسیپشن پر جا کر اپنے آنے کی اطلاع دی۔ نام کیا ہے آپ کا؟ ریسیپشن پر موجود لڑکی نے اس سے پوچھا، تو نینا نے اسے اپنا نام بتایا، جس پر وہ کمپیوٹر پر سرچ کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے نینا کو شاہزر کے آفس جانے کا کہا تھا۔ اتنے بڑے آفس میں
उसे कैसे काम मिलेगा ये सोचते ही उसे टेंशन होने लगी थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आता था। अपनी सोचों में गुम वो सीढ़ियों के जरिए ऊपर आई थी। सामने ही शाहजर का ऑफिस था, जो इस इमारत का सबसे आलीशान कमरा था। वो पहली नजर में मरूक हुई थी। दरवाजा नॉक करते हुए उसने अंदर आने की परमिशन मांगी, जो उसे फौरन मिल गई थी। शाहजर, जो लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था, नैना के अंदर आने पर उसने सर उठाए सामने देखा। सफेद लिबास में डरी हुई और घबराई हुई नैना उसके सामने खड़ी थी। लम्हे को वो उसे देखता रह गया। साफ शफाफ रंगत, मासूम नकूश, बड़ी बड़ी स्याह आंखें, चेहरे पर मासूमियत सजाए, वो सर पर दुपट्टा ओढ़े उसके सामने थी। शाहजर के खुद को मुसलसल देखने पर वो घबराकर अपने हाथ में सरने लगी और उसकी यह हरकत शाहजर से छुपी नहीं रह सकती थी। और बेटे, उसकी घबराहट देखते शाहजर ने उसे बैठने का कहा, जिस पर वह घबराते हुए आहिस्ता कदम चलती हुई शाहजर के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। आज से पहले कहीं जॉब की? जी नहीं, घबराकर उसने नफी में सर हिला दिया। शाहजर ने गहरी निगाहों से उसे देखा। इतना डर क्यों रही हो? क्या मैं कुछ कह रहा हूँ? उसे कपकपाते हाथों को देखते हुए वो तमसखराना अंदाज में मुस्कुराया। वो बस नैना को समझ नहीं आ रहा था, आखिर कहे तो क्या कहे। रिदा ने बताया तुम्हें जॉब की जरूरत है, मगर मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जॉब नहीं। शाहजर की बात पर नैना ने झटके से सर उठाते हुए उसे देखा, जो चेहरे पर संजीदगी सजाए नैना को देख रहा था। लेकिन रिदा ने कहा था, उसकी बात अधूरी छोड़ दी। जानता हूँ, इसलिए वक्ती तौर पर एक जॉब ऑफर कर रहा हूँ। मेरी असिस्टेंट की जॉब करना चाहोगी? उसकी ऑफर पर वो कितना हैरान होती, वो कम था, उसे नौकरी दे रहा था। जी मैं करूँगी, फौरन। उससे पहले उसने रजामंदी दी। पहले काम समझ लो, तुम्हें मेरे सारे काम करने हैं। सारे मतलब सारे के सारे। जो मैं कहूँगा वो करना होगा, जहाँ मैं कहूँगा मेरे साथ जाना होगा। उसकी बात पर नैना ने परेशान निगाहों से उसे देखा। जॉब मिल रही थी, ये गनीमत था। अभी तो वह मजदूरी करने के लिए भी राजी थी। मुझे मंजूर है। बिना वक्त जाया किए उसने रजामंदी दे दी। गुड, फिर कल तुम 9 बजे यहाँ मौजूद हो। सैलरी? नैना ने डरते डरते सैलरी का पूछा, जिस पर वह इस्तेज़ाया मुस्कुराया। तुम्हारी सोच से ज्यादा अच्छी होगी। शाहजर की बात पर मुमतन हो गई थी। कम अज कम उसे नौकरी तो मिल रही थी। वो जितना शुक्र अदा करती उतना कम था। कम अज कम उसे नौकरी तो मिल रही थी। ऑफिस से जल्दी से घर आई थी। घर आकर उसने तानिया के लिए खाना बनाया, जिसकी सेहत न जाने क्यों गिरती जा रही थी। तानिया की फिक्र उसे खाए जा रही थी। डॉक्टर को दिखा रही थी, मगर डॉक्टर की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा रहा था। अगला दिन उसके लिए उम्मीदों से भरा हुआ था। तानिया को पड़ोसन के हवाले करके वो 8 बजे से ऑफिस के लिए निकल आई। उसने ऑफिस में कदम रखा तो 9 बजने में पूरे 5 मिनट थे। वो लेट नहीं हुई थी। उसने शुक्र अदा किया और सीधा ऊपर शाहजर के ऑफिस आई, क्योंकि ये उसका हुक्म था। सामने ही वो अपनी सीट पर बैठा था। 5 मिनट हैं तुम्हारे पास? मेरे लिए कॉफ़ी बना कर लाओ। और हाँ, कॉफ़ी मेरे अंदाज से बनी होनी चाहिए। वो अंदाज क्या है, ये तुम्हें खुद सोचना होगा। उसकी अनोखी बात पर नैना उसका चेहरा देखने लगी। जब वो उसे अपनी पसंद बताएगा ही नहीं, तो वो कॉफ़ी कैसे बनाएगी? 30 सेकंड गुजर चुके थे। नैना शाहजर की बात पर तेजी से नीचे बढ़ी थी। उसे कैसे भी कर कर शाह की पसंद की कॉफ़ी बनानी थी। किचन का मालूम करते वो किचन में दाखिल हुई और जल्दी कॉफ़ी बनाने लगी। तब अचानक उसके दिमाग में रिदा की बात आई थी। एक दिन बातों ही बातों में रिदा ने उसे बताया था कि उसका भाई ब्लैक कॉफ़ी पीता था, और वो भी विदाउट शुगर। रिदा की बात आते ही वो जल्दी से शाहजर के लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाने लगी। 5 मिनट होने भी अभी पूरे 5 सेकंड बाकी थे। जल्दी से ट्रे उठाते वो ऊपर बढ़ी। जैसे ही उसने शाहजर की टेबल पर कॉफ़ी रखी, उसका टाइम ख़त्म हो चुका था। शाहजर ने मुतासिरकुन अंदाज में उसे देखा। बस पूरा दिन। और फिर कॉफ़ी को अपने सामने रखी ब्लैक कॉफ़ी को देखकर उसे हैरत का झटका लगा था। सर, आपकी ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर। अब तुम जा सकती हो। वहाँ टेबल पर फाइल रखी हैं, उसे भी टाइप करें कंप्यूटर की मदद से। ओके। फरमाबरदारी का मुजाहरा करते वो अपनी जगह पर आ बैठ गई, जहाँ ढेरों फाइल उसकी मुंतज़िर थी। एक थका देने वाले दिन के बाद उसने घर में कदम रखा था।
گھڑی شام کے 7 بجا رہی تھی۔ پورا دن اسے ذرا بھی سکون نہیں ملا تھا۔ شہزاد نے اس کا پہلا دن اس کے لیے بہت مشکل بنا دیا تھا کہ اس کا دل کیا رو دے، مگر وہ بھی اس کے لیے غنیمت تھا کہ وہ کام کر جا رہی تھی۔ اسے پیسے کی ٹینشن نہیں تھی۔ آنے والے کئی دن آفس میں اس کے لیے بہت مشکل تھے، کیونکہ اس کا باس شہزاد تھا جو ایک لمحہ بھی اسے سکون کا سانس نہیں لینے دے رہا تھا۔ کبھی وہ اس کو ڈھیروں فائل دے رہا تھا ٹائپ کرنے کے لیے، تو کبھی اس کے 10 اوپر اور 10 نیچے کے چکر لگواتا، یہاں تک کہ وہ تھک نہ جاتی۔ کبھی وہ اسے بار بار اپنی کافی بنواتا اور پھر پیتا بھی نہیں۔ نینا کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وقت اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ آج بھی وہ کوئی 5ویں دفعہ اس کے لیے کافی بنا کر اوپر لائی تھی۔ شہزاد کے ساتھ بیٹھے اس کے دوست نے شہزاد کو دیکھا اور پھر نینا کی شکل کو۔ کیوں اس بیچاری کو اتنا تنگ کر رہا ہے یار؟ انس کی بات پر شہزاد نے مسکراتے نینا کو دیکھا جو خاموشی سے اپنی ٹیبل پر بیٹھی کام کر رہی تھی۔ تجھے پتہ ہے، مجھے لڑکیوں کی شرافت ہضم نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں کوئی لڑکی شریف نہیں۔ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں آخر کب تک یہ معصومیت کا لبادہ اوڑھے رہتی ہے۔ ایسا تجھے لگتا ہے کہ لڑکیاں معصوم نہیں ہیں، لیکن اس دنیا میں آج بھی کچھ لڑکیاں ایسی ہیں جو بہت مختلف ہیں، سیدھی سادھی ہیں، جن کا ماڈرن سوسائٹی سے کوئی تعلق نہیں۔ مجھے ایسا نہیں لگتا، تجھے کبھی ایسا بھی لگ نہیں سکتا، کیونکہ تیرے دماغ میں ایک ہی بات بیٹھ گئی ہے۔ لڑکیاں بری ہیں۔ انس کی بات پر وہ سر جھٹک گیا، کیونکہ وہ اپنی سوچ کسی کے کہنے پر تو ہرگز نہیں بدل سکتا تھا۔ آج اسے سیلری ملی تھی۔ فائنلی اس کی محنت کا پھل مل گیا تھا۔ آفس سے سیدھا وہ مارکیٹ آئی تھی، جہاں سے اس نے تانیہ کی پسند کا سامان لیا تھا۔ سارا سامان لیتے وہ گھر آئی تھی، مگر گھر میں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تانیہ، تانیہ، ہو کہاں بیٹا؟ تانیہ کو آواز دیتے وہ جیسے ہی اندر کمرے میں آئی، ہاتھ میں موجود شاپر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا تھا۔ سامنے ہی تانیہ زمین پر گری ہوئی تھی۔ وہ ہوش میں نہیں تھی۔ تانیہ، تانیہ میری جان اٹھو، کیا ہوا ہے؟ تانیہ شائستہ آنٹی، گھبرا کر وہ باہر بھاگی تھی جب محلے کے کچھ لوگ آ گئے تھے۔ تانیہ کا رنگ فک ہو رہا تھا۔ نینا فوراً اسے لیے ہسپتال آئی تھی۔ تانیہ کی حالت ٹھیک نہیں تھی، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے۔ نینا کے ہاتھ پوری طرح سے ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ رو رو کر اسے اپنے بابا یاد آ رہے تھے۔ انہیں بھی تو اسی طریقے سے ہسپتال سے گھر لایا گیا تھا۔ اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ اپنی بہن کو نہیں کھو سکتی تھی، کسی بھی حال میں نہیں۔ نینا سنبھالو خود کو، بیٹا کچھ نہیں ہوگا تانیہ کو، وہ بالکل ٹھیک ہوگی۔ شائستہ آنٹی کی بات کو سنبھلنے کی بجائے وہ مزید رو دی۔ اس میں اب مزید حوصلہ نہیں تھا کسی کو بھی کھونے کا۔ ڈاکٹر تانیہ کے مختلف ٹیسٹ کر رہے تھے جب وہ باہر بیٹھی مسلسل اپنی بہن کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ آدھا دن اس سے زیادہ گزر چکا تھا۔ اگلے دن اتوار تھا۔ اس کو آفس جانے کی ٹینشن نہیں تھی، مگر تانیہ کی ٹینشن ہر ٹینشن پر بھاری تھی۔ اس نے شائستہ آنٹی کو گھر بھیج دیا تھا۔ ان سب کے پہلے ان دونوں بہنوں پر بہت احسان تھے۔ وہ مزید اپنی وجہ سے کسی کو بھی تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 7 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے اسے آفس میں بلایا تھا۔ ڈرتے ڈرتے وہ ڈاکٹر کے آفس میں داخل ہوئی۔ ان کے سامنے بیٹھی ڈاکٹر، میری بہن کیسی ہے؟ میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، کیونکہ جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تانیہ کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ان کا علاج نہیں کیا گیا تو وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ ڈاکٹر کی بات پر اسے یوں لگا جیسے ساتواں آسمان اس کے سر پر گر گئے ہوں۔ ڈاکٹر آپ سب صاف بتائیے، کیا ہوا ہے؟ میری بہن کو اپنی قمیض کو مٹھی میں جکڑتے وہ خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہی تھی۔ تانیہ کو برین ٹیومر ہے۔ اگر ابھی سرجری نہیں کی گئی تو وہ مر بھی سکتی ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر نینا کو لگا جیسے وہ مر گئی ہو۔ اس کی بہن اس قدر اذیت میں تھی اور اسے پتہ نہیں چل سکا۔ ڈاکٹر کتنے پیسے لگیں گے سرجری میں؟ کم از کم 5 سے 7 لاکھ۔ رقم سنتے ہی نینا کی بچی کچھ امید بھی ٹوٹی تھی۔ وہ کتنی بھی محنت کر لیتی، اتنی جلدی کبھی بھی اتنی بڑی رقم کا بندوبست نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کے پاس صرف 4 دن ہیں۔ اگر ان 4 دنوں میں تانیہ کا آپریشن نہیں ہوا تو اس کی جان جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ شکستہ قدموں سے چلتے باہر آ بیٹھی۔ وہ بری طریقے سے ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کوئی راہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ زمین پر بیٹھتے وہ روتے چلی گئی۔ کڑی آزمائش تھی۔ باپ کے بعد وہ اپنی بہن کو ہرگز نہیں کھو سکتی تھی۔ کچھ سوچنے کے بعد
उसने अपने मोबाइल में मौजूद शाजर का नंबर मिलाया। फोन बज रहा था मगर कॉल रिसीव नहीं हो रही थी। वो क्लब में लड़कियों के घेरे में बैठा था। उसने उकताकर मोबाइल की जानिब देखा जहां अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। उसका कोई इरादा नहीं था कॉल रिसीव करने का, मगर फिर न जाने क्या सोचा वो 7वीं बार आने वाली कॉल रिसीव कर फ़ोन कान से लगाकर, शाजर सर, मुझे आपसे मिलना है, क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ? नैना की रोई रोई सी आवाज़ उसके कानों से टकराई थी, जिस पर वो सीधा होकर बैठा। नैना, क्या ये तुम हो? उसकी आवाज़ वो पहचान गया था। प्लीज़, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ? वो अपनी बात एक बार फिर दोहरा रही थी। शाजर ने हैरत से घड़ी में टाइम देखा। सुबह के 5 बज रहे थे। अच्छा ठीक है, 9 बजे मुझे ऑफिस में मिलना। न जाने क्यों मगर वो मिलने के लिए राजी हो गया था। नैना के लिए भी बहुत था। 9 बजने तक उसे किसी पल कलार नहीं आ रहा था। 8 बजते ही वो ऑफिस के लिए निकल आई थी। इतवार का दिन, ऑफिस को ताला लगा हुआ था। वो गेट पर बाहर बैठकर इंतजार करने लगी, मगर ये वक्त गुजर नहीं रहा था। उसे ये घड़ियां आज जैसे जानलेवा लग रही थी। शाहजर की गाड़ी अंदर दाखिल हुई तो शाहजर ने हैरत से बाहर खड़ी नैना को देखा, जिसकी हालत बहुत बुरी हो रही थी। शाहजर की गाड़ी से उतरे तो उसके गार्ड ने ऑफिस का दरवाज़ा उसके लिए ओपन किया। मेरे पीछे आओ नैना, कहता हुआ वो ऑफिस में आया था, जबकि नैना तेजी से कदम बढ़ाते उसके पीछे उसके ऑफिस में दाखिल हुई। शाहजर ने उसका चेहरा देखा और फिर उसकी आंखें जो रोने से सूजी हुई थी। वो लम्हे को उनको देखता रहा। आज से पहले उसने इतनी हसीन आंखें नहीं देखी थी, या शायद इन आंखों में कुछ खास था। सर प्लीज़, मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है, मेरी मदद करें, मेरी बहन ठीक नहीं है, उसकी सर्जरी है, मुझे कुछ पैसे चाहिए, प्लीज़ आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें। सर्जरी? कैसी सर्जरी? शाहजहां ने चौंक कर उसे देखा। मेरी बहन को ब्रेन ट्यूमर है, वो मर जाएगी अगर उसका इलाज वक्त पर नहीं हुआ, प्लीज़ मेरी मदद करें। सर, वो दोनों हाथ जोड़े उससे दरख्वास्त कर रही थी। शाहजहां ने सिगरेट रबों से लगाकर सुलगाई और एक नज़र नैना को देखा। तुम्हारी बहन के कैंसर के इलाज का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, बस तुम्हें मुझे कुछ करना होगा। शाहजहां सिगरेट पे सिगरेट पीता बोला। तो नैना आंखें मैच गई। उसे नहीं मालूम था उसकी दोस्त का भाई उसको ऐसा कहेगा। वो शाहजहां को बहुत शरीफ और नेक समझती थी। ठीक है, आप मुझसे निकाह कर लें, जब दिल भर जाए तो तलाक दे दीजिएगा। नैना की बात पर वह जोर से हंसा। मैं एक बार से ज्यादा किसी को नहीं यूज करता। शाहजहां ने तकब्बुर से कहा, ठीक, आप एक दिन के लिए मुझसे निकाह कर लें। तुमसे निकाह करके मैं अपना वक्त ज़ाया क्यों करूं? तुम जैसी न जाने कितनी मुझे बगैर निकाह के मिल जाएंगी। मैं निकाह के बगैर ये बात नहीं मान सकती, प्लीज़ मेरी बात समझें, मुझे पैसों की शदीद ज़रूरत है, मेरी मदद करें। उसके आगे हाथ जोड़े वो गिड़गिड़ा रही थी। अच्छा ठीक है, मान लेता हूँ, तुम्हारी बात कर लेता हूँ, तुमसे निकाह करके। उसके मानने पर नैना ने बेयकीनी से उसे देखा। आज रात निकाह और कल तुम्हारी बहन के इलाज के पैसे हॉस्पिटल में जमा हो जाएंगे। नहीं प्लीज़, आज पहले पैसे। 1 मिनट का तुम्हें ये हक दिया है, मेरे सामने ज़बान खोलो। शाहजर के माथे पर बल आए। नैना ने घबरा कर उसे देखा कि कहीं वो मुकर ही ना जाए। यहाँ बस मेरी चलती है, मैं किसी की बात नहीं सुनता। समझ आई शाहजर की बात पर उसका सर फौरन इस्बात में हिला। अब जाओ और शाम मेरी गाड़ी तुम्हें लेने आएगी। कल सुबह तक तुम मेरी मलकियत होगी। उसे जाने का इशारा करता वो एक सिगरेट सुलगा गया था, जबकि नैना शिकस्ता कदमों से चलती बाहर आ गई थी। उसने अपनी बहन की खातिर अपना सौदा किया था और ये बात उसे अंदर ही अंदर से खाई जा रही थी, मगर वो बेबस थी। उसके बस में कुछ नहीं था। काश मैं भी आपके साथ मर जाती बाबा, कम से कम इतनी जिल्लत भरी जिंदगी तो मुझे ना मिलती। वो रोते रोते अपने बाबा से शिकवा कर रही थी, मगर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। हॉस्पिटल आते ही वो सीधा तानिया के रूम में आई थी। वो बेचारी तो जानती भी नहीं थी कि उसकी वजह से उसकी बहन को अपनी इज्जत दांव पर लगाना पड़ रही है। तानिया, जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम देखना मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगी, जो तुम मांगोगी मैं वो दूंगी, बस एक बार तुम ठीक हो जाओ मेरी जान। उसका हाथ थामे वो बेआवाज रो रही थी। आज शाम उसे जाना था, उसका निकाह था आज, और उसके पास कोई ऐसा नहीं था जिससे बात करे, वो अपना गम कर सके। डॉक्टर से बात करने के बाद वो शाम होने से पहले घर आ गई। घर कल से बंद था। घर आकर उसने सबसे पहले शावर लिया था, जिसकी सारी थकान उतरने लगी थी। फ्रेश होकर
उसने तानिया का सामान तैयार किया। वो अपने इस एक दिन के निकाह के बारे में किसी को नहीं बताना चाहती थी, इसलिए शाइस्ता आंटी के कहने के बावजूद उन्हें अस्पताल आने से मना कर गई। उसने कुछ पैसे नर्स को देकर आज रात के लिए उन्हें तानिया की खास देखभाल करने के लिए राजी कर लिया था। अस्पताल आकर वो काफ़ी देर तानिया के पास बैठी रही। शाम होते ही उसे शहादर का मैसेज वसूल हो गया था। उसका ड्राइवर उसे लेने आ रहा है, प्लीज़ अल्लाह मेरी मदद कीजिएगा। खुद को मजबूत करते वो नर्स की हिदायत देते बाहर आ गई थी, जहाँ शहादर का ड्राइवर मौजूद था। नैना को देखकर गाड़ी से उतरते ड्राइवर ने उसके लिए पिछला दरवाज़ा खोला। नैना खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। वो नहीं जानती थी उसकी मंजिल कहाँ है, ये फैसला उसे कहाँ लेकर जाने वाला है, मगर उसे ये जहर पीना था अपनी बहन की खातिर। 1 घंटे की ड्राइव के बाद वो शहादर के फार्म हाउस में दाखिल हुए थे। गाड़ी पोर्च में रुकी तो नैना गाड़ी से उतरी। उसकी गाड़ी से उतरते ही मुलाजिमा उसकी मदद के लिए अंदर आई, जहाँ सामने लाउंज में शहादर बैठा था। शहादर ने एक नज़र उठाकर सामने देखा, जहाँ वो सादा सा लाल कॉटन के लिबास में लाल दुपट्टा सर पर ओढ़े मुशर्रिफ सी उसके सामने थी। बैठ जाओ, निकाह खां आ रहे हैं। शहादर की रोकदार आवाज़ सुनते ही वो खामोश सी उसके सामने रखे सोफे पर टिक गई। उसका दिल बुरी तरह घबरा रहा था। कुछ ही देर में निकाह खां के आने की इतला मिलते ही वो सीधी होकर बैठ गई। मौलवी साहब के साथ 2 से 3 लोग और भी थे। निकाह शुरू करें। मौलवी साहब के बैठते ही शहादर की आवाज़ से सुनाई दी। वो बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहता था। निकाह की कार्रवाई अमल में लाई गई। दोनों से उनकी रजामंदी पूछी गई और फिर अगले ही लम्हे नैना उसके निकाह में थी। मुलाजिमा शहादर के इशारे पर नैना को लिए अंदर बढ़ गई। जान सकती हूँ ये अर्जेंट निकाह, वो भी बस 1 रात के लिए। अंश की बात पर शहादर ने घूर कर उसे देखा। अपने काम से काम रख, समझ आई तुझे? उससे ज्यादा हसीन लड़कियां बिना निकाह के मिल सकती हैं, फिर ये निकाह क्यों? शहादर अंश को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो इस निकाह के लिए राजी हुआ है। मैं तुझे जवाब दे रही हूँ, इसके शराफत से निकल। अब अपनी जगह से उठते ही उसने अंश को दरवाज़ा दिखाया था। वो ऐसा ही था। अंश आदी था उसके इस तरह के रवैये का। बाहर में जाओ तुम। शहादर को बाहर में भेजते वो बाहर बढ़ गया, जबकि अंश के जाते ही शहादर ने अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ाए थे, जहाँ नैना उसकी मुंतजिर थी। नैना उसके कमरे में घबराई हुई बेड पर बैठी थी। उसका जिस्म लरज रहा था। जब कदमों की आवाज़ सुनी, उसका दिल जैसे ही हथेली में धड़क रहा था। उसे अब एहसास हुआ था कि वो अपने साथ क्या कर चुकी है, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके हाथ में अब कुछ नहीं रहा था। दरवाज़ा खोलते ही उसे शहादर का चेहरा नजर आया। पछतावा हो रहा है अपने फैसले पर, उसने इस अंदाज में कहा जैसे वो उसका मजाक उड़ा रहा हो। नैना बिना जवाब दिए सर झुकाए बैठी रही। शहादर डोर लॉक करता आहिस्ता कदमों से उसके पास आ बैठा। शहादर के करीब बैठने पर नैना ने पीछे हटकर बैठना चाहा, मगर वो उसकी कमर में हाथ उसकी कोशिश नाकाम बनाते हुए उसे करीब खींच गया। बीवी होकर इतना दूर बैठना कुछ मुनासिब नहीं डार्लिंग। उसके बालों में चेहरा छिपाए वो अपनी सांसें उसकी गर्दन पर छोड़ रहा था, जिससे नैना की सांसें थम रही थी। वो उस शख्स की जरा सी भी कुर्बत बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। शहादर की उंगलियां अपनी कमर पर महसूस करते उसकी सांसें मुंतशिर होने लगी थी। उसकी ये हालत देखकर शहादर कहका लगाए हंस पड़ा, इतना डर? अभी तो मैं करीब ही नहीं आया और तुम्हें जान निकल रही है। इसके बाद समेटा वो साफ उसका मजाक उड़ा रहा था। नैना का दिल किया धाड़े मार मार को रोए। वो किस जिन के कब्जे में आ गई थी जो अपने लफ्जों से ही उसकी जान निकाल रहा था। उसकी परवाह किए बगैर बेड पर गिरते शहादर ने उसे खुद पर गिरा दिया था। वो उसके अवतार के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, मगर शहादर उसे कुछ भी सोचने समझने का मौका दिए बगैर उसे अपनी गिरफ्त में कैद कर चुका था। वो मजामत कर रही थी, खुद को उसकी कैद से आज़ाद करना चाहती थी, मगर मुकाबिल की गिरफ्त शदीद थी। वो ऐसी परी थी जो उस देव की कैद में आ गई थी। वो अब फरार की कोई राह नहीं थी। शहादर प्लीज, उसकी कुर्बत से घबराते नैना दूर हुई, मगर सामने शहादर मलिक था, जिसकी डिक्शनरी में रहम नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो जिसे चाहता हासिल कर लेता था, उसके लिए सही गलत मैंने नहीं रखता था, क्योंकि वो मोहब्बत पर यकीन नहीं रखता था। पार्ट 2। सुबह की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती उसकी नींद में खलल पैदा करते हुए उसे जगा गई थी। नैना ने एक नज़र अपने पहलू में गहरी
नींद सोए शहजाद की तरफ देखा और फिर खुद को इस तरह की शादी के ख्वाब तो नहीं देखे थे। उसका एक आंसू टूटकर उसकी आंख से गिरा था। जिंदगी ने बहुत भयानक मजाक किया था उसके साथ। उठकर वो सीधा वॉशरूम में बंद हुई थी। फ्रेश होकर वो बाहर आई थी। शहादर बेड क्राउन से टेप लगाए बैठा था। इतनी जल्दी उठ गई, नींद तो पूरी कर लेती। शहादर की बात पर उसने खामोश निगाहों से उसे देखा। मुझे नींद आ रही है, आ जाओ सोएं। शहादर ने उसकी जानिब हाथ बढ़ाया मगर नैना ने उसका हाथ नहीं थामा। उसने कहा था, एक रात के बाद आप मुझे छोड़ देंगे। जो आपने कहा मैंने किया। अब आपकी बारी, मुझे तलाक दे दें प्लीज। निकाह की अगली सुबह नैना उससे तलाक मांग रही थी। शहजाद ने एक नज़र उसे देखा, फिर वो उसे वापस अपने बिस्तर पर खींचते अपने सार में कैद कर चुका था। ये मेरी दुनिया से यहाँ मेरी मर्जी चलती है। मेरी मर्जी के बगैर इस जगह से एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकती तुम। और रही तुम्हारी बहन की बात, उसके बिल कल ही रात जमा हो चुके हैं। तुम बस मेरी फिक्र करो और सारी फिक्रें छोड़ दो। उसके गाल सहलाता वो उसे खुद में गुम करना चाहता था मगर नैना बुरी तरह मचलने लगी। खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा मत करें। आपने वादा किया था आप मुझे जाने देंगे। आपने जो कहा वो मैंने किया। तो प्लीज आप मुझे जाने दें। ये वादा मैंने किया था। निकाह की शर्त तुम्हारी थी और जब जायज मिल रहा है तुम हराम की तरफ तो जाने से रहा। अपनी जरूरत के लिए अपनी बीवी के पास ही आऊंगा ना। उसकी गर्दन में चेहरा छुपाता वो अपने लफ्जों से उसे पत्थर कर गया था। नैना मजामत कर रही थी मगर मुकाबिल की गिरफ्त उस पर मजबूत थी। शहजाद उसे छोड़ने को राजी नहीं था। मैंने कहा तुम्हारी बहन बिल्कुल महफूज है, उसका इलाज हो रहा है, बिल हो चुके हैं। अब उसकी फिक्र छोड़ो, तुम मुझ पर तवज्जो दो। आखिरकार इकलौता शोहर हूँ तुम्हारा। तुम झूठे हो, तुमने मुझसे झूठ बोला था। तुमने कहा था कि बस एक रात की बात है। ये तुम गलत कर रहे हो। मुझे अपनी बहन के पास जाना है, मुझे उसको देखना है। और उसकी गिरफ्त में बुरी तरह मचल रही थी। उधर मेरी बात सुनो। उसके दोनों बाजू का मैं सख्ती से कहता, उसके ऊपर झुका। तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बहन का इलाज हो रुके तो जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा, क्योंकि तुम्हारी बहन अब अस्पताल में नहीं है जहाँ तुमने उसे रखा था, बल्कि वो मेरे अस्पताल में है। और वो कहाँ है ये बस मैं जानता हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम कभी अपनी बहन की शक्ल नहीं देख सकोगी। शहादर की धमकी पर वो उसके सीने पर मुक्के मारती फूट फूट कर रोने लगी। उसने खुद को एक बहुत मुश्किल में गिरफ्तार कर दिया था जिसका एहसास उसे अब हो रहा था। वो पिछले एक महीने से शहादर की कैद में थी जो उसे आज़ाद करने के बजाय मजीद उसे अपनी कैद में कर चुका था। वो तानिया से बात करने के लिए, उसकी शक्ल देखने के लिए तरस रही थी मगर शहादर मलिक उस पर रहम नहीं कर रहा था। वो खुद सुबह ऑफिस चला जाता और फिर वो पूरा दिन उस बड़े फार्म हाउस में यहाँ से भागने की तरकीब सोचने लगती मगर हर बार उसे नाकामी का सामना होता। उसने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए आज तो वो इस फार्म हाउस से भाग कर रहेगी। यही सोचते ही वो चादर के आने से पहले फार्म हाउस के पिछले हिस्से में आ गई। उसे किसी भी तरीके से यह वाली दीवार कूद कर बाहर जाना था। मुख्तलिफ तरीकों से और चीजों की मदद से वो दीवार पर चढ़ी और फिर दूसरी जानिब को कूद गई। उस जगह से भागने में कामयाब हो गई थी। तेजी से भागते हुए वो उस फार्म हाउस की दूर से निकली सड़क पर आ गई। उसे यूं लग रहा था कि अब वो महफूज है मगर वो गलत थी। इस सामने ही चार नशे में धत आदमी उसे नदीदों की तरह देख रहे थे। अरे बहुत दिन से शिकार ढूंढते थे और देखो शिकार खुद ही हमारे सामने आ गया। उनकी गलीज निगाहें उसको अपने जिस्म के आर पार गुजरती महसूस हो रही थी। इस लम्हे उसे एहसास हुआ कि चादर मलिक चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो मगर उसने आज तक इन निगाहों में अपने लिए ऐसी गलाजत नहीं देखी थी। उसे अपनी इज्जत खतरे में महसूस हुई थी। इससे पहले वो बाकी उन चारों में से एक आदमी तेजी से उसके करीब आता उससे तो पहुंच चुका था। कहाँ भाग रही हो, इतनी मुश्किल से तो मिली हो, आज नहीं भागने देंगे तुझे, कहते ही साथ ही उन आदमियों ने नैना को एक जालिम घसीटना शुरू किया। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी मगर उन चार आदमियों के आगे वो नन्ही सी जान कुछ भी नहीं कर सकती थी। इससे पहले कि वो मजीद उसे घसीटते एक जानिब से आता पत्थर उनमें से एक आदमी के सर पर लगता उसे बुलबुलाने पर मजबूर कर दिया था। उससे पहले वो उसे संभालते एक साथ कई पत्थर उन पर पड़ने लगे।
अपनी तकलीफ में वो नैना को भूल चुके थे। जब अचानक सामने ही सागर मलिक उन्हें आता दिखाई दिया, जिसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। आते साथ ही उसने उन 4 आदमियों को झंडा कर रख दिया। हिम्मत कैसे हुई मेरी इज्जत, मेरी बीवी पर गंदी निगाह डालने की, गुस्से से चिल्लाते हुए वो अपने लफ्जों से नैना को साबित कर दिया। वो कम अज कम सागर मलिक से इन लफ्जों की उम्मीद हरगिज नहीं कर रही थी। उन चारों से निपटता वो सीधा उसके पास आया। इससे पहले कि नैना कुछ भी कहती, वो उसे कंधे पर डाल चुका था। सागर, मुझे नीचे उतारें। खुदा की कसम नैना, अगर अब मजीद एक लफ्ज कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो इस कदर गुस्से में कह रहा था कि डर से नैना की जबान पर ताला लग गया था। पूरे रास्ते वो यूं खामोश रही थी और वो जख्मी शेर बना उसे लिए आगे बढ़ता जा रहा था। इसलिए सीधा सागर फार्म हाउस आया था और अंदर आते ही उसे रूम में लाकर दर पर पटक चुका था। क्यों बचाया आपने मुझे? अच्छा है वो लोग भी मेरे साथ कुछ बुरा करते जैसे आप मेरे साथ कर रहे हैं। इस बात पर सागर ने गुस्से से उसका बाजू दबोच कर अपने करीब किया। जानती हो क्या बकवास कर रही हो? बहुत अच्छे से जानती हो मैं क्या बकवास कर रही हूँ। उनसे बुझाकर क्या समझते हैं? मैं आपको अच्छा समझने लगूंगी? बिल्कुल भी नहीं। आपने मुझे कैद करके रखा हुआ है, मेरी बहन को मुझसे दूर किया हुआ है। खुदा के लिए मुझ पर रहम करें, मुझे यहाँ से जाने दें। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती जब तक मैं न चाहूँ, तब तक तुम बिल्कुल भी यहाँ से नहीं जा सकती। आज तुमने यहाँ से भागने की गलती कर ली, लेकिन आइंदा मत करना। मैं ये गलती रोज रोज करूंगी, बार बार करूंगी। जब तक मैं यहाँ से भागने में कामयाब नहीं हो जाती, कोशिश करती रहूंगी। सागर पहली बार उसका ये अंदाज देख रहा था और उस जख्मी शेरनी को देख रहा था। पहली नजर में उसे अपना तस्वीर कर दी थी। वो चाहकर भी उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। अब जब वो उसके निकाह में थी तो वो कैसे उसे छोड़ता? अगर मैं कुछ कहूँगा तो मेरी बात पर यकीन करोगी? बिल्कुल भी नहीं। मुझे आपकी बात पर बिल्कुल भी यकीन। आप एक झूठे इंसान हैं। आपने मुझसे वादा किया था, लेकिन आप वादा खिलाफी कर चुके हैं। आप मेरा भरोसा तोड़ चुके हैं। वादा नहीं तोड़ा, बस तुम्हारी और तुम्हारी बहन की हिफाजत कर रहा हूँ। इसकी बात पर नैना ने हैरत से उसे देखा। शायद तुम्हारे बाबा ने तुम्हें बताया नहीं, मगर उनका ताल्लुक एक बहुत बड़े जिम्मेदार घराने से था। क्या मतलब है इस बात का कि जिम्मेदार घराने से था? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब क्या कहना चाह रहे हैं? सागर की बात वो बुरी तरह उलझ गई थी। आखिर वो उसके बाबा के बारे में जानता और जानता कैसे है? मैं सब बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कि जाओ फ्रेश हो जाओ। तुम तानिया से मिलना चाहती हो ना? मैं मिलवाऊंगा। आप फिर झूठ बोल रहे हैं नैना के लिए। इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। यकीन करना या ना करना ये तुम पर है। मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अगर तुम नहीं आई तो मैं खुद चला जाऊंगा। उसे कहता वो बाहर बढ़ गया था, जबकि नैना उसे जाता देखती रह गई थी। वो शख्स धूप छाँव जैसा था, बहुत अच्छा तो कभी बिल्कुल अनजान। नैना के लिए उस पर भरोसा करना बहुत मुश्किल था, मगर एक बात हुई थी कि वो बुरा इंसान नहीं है। इस 1 महीने में सिर्फ और सिर्फ उसका अच्छा रुख भी देखा था, उसका ख्याल रखा था, मगर जाहिर नहीं करता था। वो पहेली जैसा था। कई बार वो उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे चुका था, मगर नैना मोहब्बत को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहती थी। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी का राज था। सागर मलिक गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जबकि वो उसके पहलू में बैठी बार बार घड़ी की जानिब देख रही थी। न जाने वो उसे कहाँ लेकर जा रहा था। वो उससे सवाल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जानती थी अगर वो सवाल करेगी तो सागर को ये नागवार गुजरेगा। तवील मुसाफत के बाद वो एक अस्पताल के हदूद में दाखिल हुए थे। वो एक बहुत बड़ा अस्पताल था। गाड़ी से उतरते सागर उसकी जानिब आया और हाथ बढ़ाकर उसे गाड़ी से बाहर निकालकर अंदर की जानिब बढ़ा। नैना हैरान को नजरों से इतने बड़े अस्पताल को देख रही थी। कुछ देर बाद वो एक कमरे के आगे रुके और उस कमरे में दाखिल होते ही नैना को झटका लगा था, क्योंकि सामने बेड पर तानिया बैठी फ्रूट्स खा रही थी। उसकी सर्जरी हो चुकी थी, अब वो रिकवरी के मराहिल में थी। नैना को अपने सामने देखकर तानिया हैरत से सागर को देखा। सागर भैया, आप आपी को ले आई हैं मुझसे मिलवाने? बिल्कुल, मैंने वादा किया था ना अपनी बहन से कि आपकी आपी को लाजमी लेकर आऊंगा। वैसे तो तुम्हारी आपी नहीं आ रही थी, लेकिन तुम्हारा भैया ही इतने कमाल का है
कोई इसकी बात टाल ही नहीं सकता। सागर की बात पर तानिया खिलखिलाकर हंसती, जबकि नैना वो बेयकीनी से अपनी बहन को देख रही थी। उसकी बहन उसके सामने थी, सही सलामत हंसी मुस्कुराती हुई। बेसाख्ता उसकी आंखें नम हो गई थी। भैया, आपने मेरी आपी को सारी सच्चाई बताई? तानिया के पूछने पर नैना ने चौंक कर शहज़ाद को देखा, जो नाम में सर हिला रहा था। कैसी सच्चाई? नैना के पूछने पर तानिया ने उन दोनों को देखा। शहज़ाद भैया हमारी फूफो के बेटे हैं। तानिया ने उसके सर पर धमाका किया था। बाबा ने एक दिन मुझे बताया था फूफो के बारे में और उनके बेटे के बारे में, और फिर बाबा मुझे लेकर इनसे मिलने भी गए थे। मैं तो शहज़ाद भैया को देखते ही पहचान गई थी। तानिया उस पर कैसा इंकशाफ कर रही थी। नैना को यकीन नहीं आ रहा था। और इब्राहिम साहब एक बड़े जमींदार घराने से थे, और फिर पसंद की शादी की वजह से उन्हें खानदान से बेदखल कर दिया गया था। सालों बाद उन्हें अपनी बहन मिली थी। इससे पहले कि वो नैना को उससे मिलवाते, वो इस दुनिया से चले गए। जबकि शहज़ाद, जो अपने माँ बाप की तलाक के बाद बमुश्किल ही इन दोनों से बात करता था, ये जानकर हैरान हो गया कि उसके ऑफिस में काम करने वाली लड़की उसके मामू की बेटी है। शहज़ाद को ये बात निकाह वाले रोज ही पता चली थी, और फिर उसने फौरन से तानिया को अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया। शहज़ाद बचपन से इब्राहिम साहब से क्लोज रहा था, और इतने सालों बाद उन्हें अपने सामने देखकर अपना बचपन याद आया था। अगर वो तानिया से ना मिलता तो शायद नैना के साथ बहुत गलत कर चुका होता। अल्लाह ने वक्त पर उसकी मदद की थी और उसे मजीद दलदल में गिरने से बचा लिया था। नैना से निकाह के बाद उसे एहसास हुआ कि हलाल में अल्लाह ने कितना सुकून रखा है। वो आज तक हराम में सुकून तलाश करता रहा, मगर हराम में सुकून नहीं, बस बेसुकूनी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता नैना से मोहब्बत करने लगा था। वो जानता था कि जज्बे एक तरफा है। वो बस बुरे लोगों से उन दोनों बहनों को बचाना चाहता था कि उसे पता चला था कि नैना के मोहल्ले के कुछ लोग उन दोनों बहनों पर गंदी नज़र रखे हुए हैं। जबकि तानिया हॉस्पिटल में थी, वो नैना को महफूज रखना चाहता था, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा था। तानिया से बात करने के बाद वो बुरी तरह शर्मिंदा थी। शहज़ाद ने उसके लिए इतना कुछ किया, और वो उसे गलत समझती आई थी। तानिया को सुलाकर वो बाहर आई, जहाँ शहज़ाद एक तरफ खड़ा होकर आहिस्ता से चलते वो उसके पास जा खड़ी हुई। माफ़ी के काबिल तो नहीं हूँ, फिर भी मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने आपको बहुत गलत कहा और आपसे बदतमीजी भी की। इट्स ओके, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है, बाबा कहते थे जबकि गलती करते हुए शर्म नहीं महसूस होती तो माफ़ी मांगते वक्त भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे तो मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए कि मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। और अब मज़ीद उसकी आंखों में देख रहा था, फिर हमारा हिसाब बराबर हो गया। मैं बहुत जल्द तुम्हें मुझे आज़ादी नहीं चाहिए। शहज़ाद के कुछ कहने से पहले उसे रोक गई। शहज़ाद ने हैरत से उसे देखा। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? मैं करने लगूंगी। मुझे आप अच्छे लगते हैं, आप मेरे शौहर हैं। आपके साथ रहकर मैंने हमेशा खुद को महसूस किया, मगर आप शायद मुझे पसंद नहीं करते। इसकी बात पर शहज़ाद ने उसका हाथ थामे उसे अपने करीब किया। बिना पसंद के तुम मेरी बीवी नहीं बन सकती थी, क्योंकि इतना बेवकूफ़ तो नहीं हूँ कि ऐसे ही निकाह कर लूँ। इसकी बात पर नैना ने हैरत से उसे देखा, जो मुस्कुराती निगाहों से आंखों में मोहब्बत लिए उसे देख रहा था। क्या आप वाकई मुझे पसंद करते हैं? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बेहद बेतहाशा, और अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। क्या तुम एक बार फिर सबके सामने मुझसे शादी करोगी? वो अस्पताल में खड़ा उसे प्रपोज कर रहा था। नैना ने नम आंखों से उसे देखा, और फिर इस बात में सर हिलाते हुए उसे सारे जहान की खुशियाँ दे गई थी। बेसाख्ता उसे अपने साथ लगा लिया था। आने वाला वक्त उनका था, जहाँ एक नई जिंदगी उनकी मुंतज़िर थी।